नमस्कार। हम्म। आज हम अल्बेर कैमू के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास लेत्रोंजे, जिसे अंग्रेजी में द स्ट्रेंजर कहते हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये वो किताब है जिसने मतलब लिटरेचर और फिलॉसफी, खासतौर पर जो एब्सर्डिस की सोच है, उस पर बहुत गहरा असर डाला है। तो हमारे पास इस उपन्यास का एक डिटेल्ड सोर्स है। ये 1942 में छपा था और आज की चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि कामू का जो बेतुकेपन का आइडिया है, उसे मेर्सो यानी नायक के नजरिए से समझना है। बिल्कुल। और ये देखना है कि ये उपन्यास कैसे दिखाता है कि इंसान तो जिंदगी में कोई मतलब, कोई वजह ढूंढता रहता है, और ये दुनिया, ये कायनात बिल्कुल खामोश है, उदासीन है, कोई जवाब नहीं देती। इसी टकराव की बात है इसमें। हाँ, तो चलिए इसी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये टकराव ही इस उपन्यास की जान है, जिसे कामू बेतुकेपन का दर्शन कहते हैं, या एब्सर्ड, वो यही है। अच्छा। मतलब एक तरफ तो हमारी ज़रूरत है कि भाई जिंदगी का कोई मतलब हो, कोई तर्क हो, और दूसरी तरफ ये हकीकत कि ये दुनिया हमारी इन ज़रूरतों के लिए बिल्कुल उदासीन है। Exactly. उसमें कोई पहले से बना बनाया मतलब नहीं है। और इस पूरी सोच को, जैसे आपने कहा, जीता जागता दिखाता है मिर्सो, है ना? एक ऐसा कैरेक्टर जो समाज के तौर तरीकों से, भावनाओं के इजहार से बिल्कुल जैसे कटा हुआ सा है। हाँ, उसकी वो जो दूरी है, वो उदासीनता है, चाहे जिंदगी हो, प्यार हो, यहाँ तक कि अपनी माँ की मौत, वो सबको हैरान करती है। और आखिर में इसी वजह से समाज उसे सजा भी देता है ना? हाँ बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही देखिए, कितनी सीधी, सपाट और थोड़ी चौंकाने वाली भी। आज माँ मर गई, या शायद कल, मैं ठीक से नहीं कह सकता। हाँ, बहुत फेमस लाइन है ये। मिर्सो को टेलीग्राम मिलता है, वो अल्जीयर्स के पास नर्सिंग होम जाता है अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर कोई खास जज्बात नहीं दिखाता। न रोना, न कोई गहरा दुख, और वो जो कॉफी पीना, सिगरेट पीना ताबूत के पास बैठकर, ये छोटी छोटी चीजें भी लोगों को अजीब लगती हैं। और ये सिर्फ दुख न दिखाना नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये दिखाता है कि समाज ने जो नियम बना रखे हैं ना, कि कब, कैसे, कितना दुख दिखाना है, हाँ हाँ, मिर्सो जैसे उन नियमों से बिल्कुल परे है। या तो वो उनमें हिस्सा लेना नहीं चाहता, या शायद ले ही नहीं पाता, उसके अंदर वो चीज है ही नहीं। बिल्कुल। और ये दूरी तो और भी साफ दिखती है जब अगले ही दिन, सोचिए, माँ के अंतिम संस्कार के अगले ही दिन वो समुद्र तट पर जाता है, अपनी पुरानी कलीग मारी से मिलता है, हाँ, उसके साथ तैरता है। शाम को कॉमेडी फिल्म देखता है और रात भी साथ गुजारता है। हम्म, ये सब मतलब सामाजिक नजरिए से देखें तो ये बहुत ही अजीब है। बिल्कुल। समाज उम्मीद करता है कि भाई शोक का एक समय होता है, एक खास तरह का बर्ताव होता है। मेर्सो इन सब उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता। उसकी दुनिया जैसे बाहर के नियमों से नहीं, बल्कि अपनी शारीरिक जरूरतों और एहसासों से चलती है। धूप, गर्मी, पानी, थकान, इन चीजों से। और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही बात दिखती है। जैसे बॉस पेरिस में प्रमोशन देता है तो वो कहता है हाँ ठीक है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, कहता है जिंदगी तो कहीं भी एक जैसी है ना? और उसके पड़ोसी भी बड़े अजीब हैं। वो बूढ़ा सलामानो जो कुत्ते को गालियां देता रहता है, पर जब वो खो जाता है तो बच्चों की तरह रोता है। हाँ, भावनाओं का विरोधाभास दिखता है वहाँ। और दूसरा वो रेमंड, जो थोड़ा संदिग्ध किस्म का आदमी लगता है, और मेर्सो बिना ज्यादा सोचे समझे उसकी मदद कर देता है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को वो खत लिखने में। हाँ, और वो भी बड़ा अजीब वाकया है। जब रेमंड उस औरत को पीटता है और पुलिस आती है, तो मेर्सो गवाही देता है रेमंड के पक्ष में। क्यों? मतलब वो रेमंड को सही मानता था? नहीं, ऐसा नहीं लगता। वो बस वही बताता है जो उसने देखा, फैक्ट्स। वो ये नहीं सोचता कि रेमंड सही था या गलत। उसके लिए शायद ये नैतिक सवाल मायने ही नहीं रखते। ये उसका दुनिया को देखने का एकदम अलग तरीका है। यहाँ तक कि मारी के साथ उसके रिश्ते में भी यही दिखता है। वो पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो कहता है शायद नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, और शादी के लिए भी बस इसलिए हाँ कर देता है क्योंकि मारी चाहती है। कोई जुनून नहीं, कोई गहरा लगाव नहीं, जैसा समाज उम्मीद करता है। ऐसा लगता है जैसे वो उन भावनाओं को, उन रिश्तों को वो वजन देता ही नहीं जो समाज देता है। उसके लिए ये सब बस रस्में हैं शायद। हो सकता है, बिल्कुल। कहानी फिर एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है जब वो लोग रेमंड के दोस्त के बीच हाउस चाहते हैं। हाँ, समुद्र किनारे। वहां उनकी मुलाकात फिर से उन अरब लोगों से होती है, जिनमें रेमंड की एक्स गर्लफ्रेंड का भाई भी है। झगड़ा होता है, रेमंड घायल हो जाता है। हाँ, और फिर बाद में दोपहर में मैसो अकेले टहलने निकलता है। उसके पास रेमंड की दी हुई पिस्तौल है। और मौसम, वो सूरज। हाँ, सूरज जैसे आग बरसा रहा है।
गर्मी बर्दाश्त से बाहर है और ये धूप, ये गर्मी उसे फिजिकली बहुत परेशान कर रही है। और फिर वो होता है वो निर्णायक पल। हाँ बिल्कुल, उपन्यास का एकदम केंद्र बिंदु। उसी चिलचिलाती धूप में जब वो बिल्कुल अकेला है, उसे फिर से वो अरब आदमी दिखता है। वो आदमी चाकू निकालता है। सूरज की रोशनी में शायद उसकी चमक मेरसू की आंखों में चुभती है। मेरसू को लगता है जैसे पूरा आसमान, पूरी गर्मी उस पर हावी हो रही है। और वो गोली चला देता है। हाँ, उस तीव्र शारीरिक बेचैनी में, सूरज की उस असहनीय चुभन के आलम में वो गोली चला देता है। एक बार, फिर थोड़ी देर रुककर 4 बार और वजह बाद में जब पूछते हैं तो कहता है सूरज के कारण। ये किसी को समझ नहीं आता। बिल्कुल, ये एक तर्कहीन बेतुका कत्ल लगता है। कोई पारंपरिक मोटिव नहीं है, न दुश्मनी न लूटपाट, जैसे बस बाहरी दुनिया के भौतिक दबाव की एक शारीरिक प्रतिक्रिया हो। तो क्या कामू यही दिखाना चाहते हैं कि दुनिया तर्कहीन है, हमारे काम हमेशा सोचे समझे नहीं होते? हाँ, शायद यही। ये एब्सर्ड का चरम है। एक ऐसा काम जिसका कोई मानवीय तर्क नहीं मिलता, सिवाय प्रकृति की उस उदासीन शक्तिशाली मौजूदगी के। इसके बाद मुरसो गिरफ्तार हो जाता है, पूछताछ होती है, पर वो कोई पछतावा नहीं दिखाता, ना ही कोई बहाना बनाता है। हाँ, जब मजिस्ट्रेट उसे ईश्वर में विश्वास करने, पछतावा करने को कहता है, तो मेरे से साफ इनकार कर देता है। वो किसी भी बाहरी सत्ता, चाहे वो धर्म हो या समाज, उसे सामने झुकने को तैयार नहीं। और फिर शुरू होता है मुकदमा। और वो मुकदमा भी बड़ा अजीब है ना? हाँ, क्योंकि अदालत में बहस इस बात पर कम होती है कि उसने हत्या क्यों की, कैसे की, और इस बात पर ज्यादा होती है कि उसका चरित्र कैसा है। मतलब सरकारी वकील बार बार इस बात पर जोर देता है कि वो अपनी मां के जनाजे पर रोया नहीं था। अच्छा। और अगले ही दिन वो मारी के साथ घूमने चला गया था, कॉमेडी फिल्म देखी थी। तो क्या उसे सजा हत्या से ज्यादा इन चीजों की मिल रही है, समाज के भावनात्मक नियमों को तोड़ने की? बहुत हद तक ऐसा ही लगता है। समाज उसे खतरनाक इसलिए मान रहा है क्योंकि वो उनकी तरह महसूस नहीं करता, उनकी तरह व्यवहार नहीं करता। वो उनके बनाए इमोशनल और सोशल कोड को फॉलो नहीं करता। वो एक अजनबी है, लित्रोशे। बिल्कुल, वो उनकी दुनिया के लिए बाहरी है। और उसकी ईमानदारी, उसका ये दिखावा ना करना, यही उसका सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। ये दिखाता है कि समाज अपने नियम और बनाए रखने के लिए किसी भी नॉन कन्फॉर्मिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और नतीजा? मौत की सजा, गिलोटीन से। हाँ, जेल में वो अपनी सजा का इंतजार करता है और वहां वो अपनी जिंदगी और मौत के बारे में बहुत गहराई से सोचता है। यहाँ कुछ बदलता है उसमें। हाँ, यही उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कह सकते हैं। उसे एहसास होता है कि मौत तो सबकी आनी है, चाहे आज आए, चाहे कल, चाहे गिलोटीन से, चाहे बीमारी से। इस मायने में हर इंसान मौत की सजा पाया हुआ है। उसे कायनात की पूरी उदासीनता का एहसास होता है कि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिएं या मरें, हम क्या चाहें या क्या महसूस करें। और इस एहसास से उसे डर नहीं लगता, बल्कि एक तरह की आजादी मिलती है। बिल्कुल सही। वो जिंदगी की इस बेतुकी सच्चाई को, इस अर्थहीनता को पूरी तरह से मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। और इसी स्वीकृति में उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। शांति, मौत के सामने। हाँ, एक तरह की शांति। वो दुनिया की कोमल उदासीनता के लिए खुद को खोल देता है। उसे लगता है कि जब जिंदगी का कोई पहले से तय मतलब है ही नहीं, तो फिर वो बाहरी उम्मीदों और दिखावों के बोझ से आजाद है। उपन्यास का अंत भी बहुत सोचने पर मजबूर करता है। वो उम्मीद करता है कि उसकी फांसी वाले दिन बहुत भीड़ जमा हो और वो उसे नफरत की चीखों से विदा करे। ये कैसी इच्छा है? ये उसकी आखिरी बगावत है शायद। वो चाहता है कि लोग कम से कम अपनी नफरत में तो ईमानदार हों। ये समाज के झूठे दिखावों और पाखंड से तो बेहतर है। अच्छा। ये इस बात का ऐलान है कि उसने दुनिया की बेतुकी सच्चाई को पूरी तरह, बिना किसी लाग लपेट के अपना लिया है। वो दुनिया से फिर जुड़ता है, पर अपनी शर्तों पर, अपनी सच्चाई के साथ। तो अगर हम मुख्य थीम्स को देखें तो बेतुकापन, समाज से अलगाव, सामाजिक नियमों का दबाव, प्रकृति की उदासीनता, मौत की सच्चाई, ये सब मेरसो की कहानी से निकलकर आते हैं। हाँ, और कुछ सिंबल्स भी हैं जो इन आइडियाज को और गहरा करते हैं, जैसे सूरज, प्रकृति की वो खूबसूरत लेकिन बेरहम उदासीन शक्ति जो आखिर में मेरसो के भाग्य का फैसला करती है। और समुद्र जो अक्सर आज़ादी से जुड़ा होता है, शारीरिकता से जुड़ा होता है। और अदालत जो समाज की व्यवस्था बनाने और हर चीज पर थोपने की कोशिश का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर कामू का मुख्य दार्शनिक संदेश क्या निकलता है? क्या ये निराशावादी है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं? नहीं, मैं कहूँगा निराशावादी नहीं। कामू का संदेश ये है कि हाँ, दुनिया तर्कहीन है, उसमें पहले से कोई खोजना बेकार है।
इंसान मतलब ढूंढता है, दुनिया खामोश रहती है। यही अब्सर्ड है। लेकिन कामू कहते हैं कि इसे पहचानना ही पहला कदम है। सच्ची आज़ादी और विद्रोह इसी में है कि हम इस बेतुकेपन को स्वीकार करें और फिर बिना किसी झूठे दिलासे या बाहरी उम्मीद के पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी जिएं। अर्थहीनता के बावजूद जीना, यही असली मानवीय गरिमा है। तो अंत में, जैसा हमारे सोर्स में भी कहा गया है, मर्सो की कहानी सिर्फ एक कत्ल और सजा की कहानी नहीं रह जाती। ये एक इंसान के जागने की कहानी बन जाती है, दुनिया और इसमें अपनी जगह की एक कड़वी लेकिन सच्ची समझ तक पहुंचने की। हाँ, वो एक अपराधी की तरह नहीं मरता, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह मरता है जिसने जिंदगी की अर्थहीनता को न सिर्फ समझा बल्कि उसे गले लगाया और सामाजिक दिखावों के फरेब से आजाद हो गया। तो आज हमने अल्बर्ट कामू के लेथ्रॉन्जे पर इस चर्चा में देखा कि कैसे मेर्सो की वो भावनात्मक दूरी, वो बेतुका कत्ल और फिर समाज का उसके चरित्र पर फैसला, सब मिलकर जिंदगी की अर्थहीनता और सामाजिक दबावों को सामने लाते हैं। और ये वाकई दिलचस्प है कि अंत में वो इसी अर्थहीनता में एक तरह की शांति और आजादी पा लेता है। ये उपन्यास आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हम अपनी जिंदगी में मतलब कैसे ढूंढते हैं। क्या ये मतलब बाहर से मिलता है या हम खुद बनाते हैं? हाँ, और क्या हमारे बनाए हुए ये सामाजिक नियम, हमारी भावनाएं इस विशाल उदासीन ब्रह्मांड के सामने वाकई कोई वजन रखते हैं, या ये सिर्फ हमारे अपने बनाए हुए ताने बाने हैं खुद को समझाने के लिए? और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तरह समाज ने मेर्सो को उसके अलग होने के लिए, उसकी भावनाओं के अपेक्षित प्रदर्शन की कमी के लिए सजा दी, क्या हम आज भी जाने अनजाने दूसरों को इसी तराजू पर नहीं तौलते? ये सोचने वाली बात है। और दूसरा पहलू ये कि क्या जिंदगी में किसी पहले से तय बड़े मतलब का ना होना, जैसा कामू दिखाते हैं, क्या वो वाकई एक बोझ है, या फिर ये हमें अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी का मतलब गढ़ते हुए जीने की एक अप्रत्याशित आजादी देता है?